जापान एक ऐसा देश जो अपने टेक्नोलॉजी, अपने प्लानिंग्स और परफेक्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन एक दिन 11 मार्च 2011 इस देश ने अपने सबसे बड़े कब नाइटमेयर्स का सामना किया। एक अर्थक्वेक, एक सुनामी और एक न्यूक्लियर डिजास्टर जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की। एक ऐसी कहानी जो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि जब प्रकृति अपना असली रूप देती है तो जितना इंसान की सारी टेक्नोलॉजी है, जितना सेफ्टी सिस्टम से एक पल में फेल हो जाता है। पार्ट 1, द डे ऑफ डिजास्टर। ये समय था 11 मार्च 2011 की दोपहर के 2:46 जापान के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के नीचे समुद्र में एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। यह था 9.0 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक, दुनिया का सबसे बड़े अर्थक्वेक में से एक। पूरे देश में बिल्डिंग्स हिलने लगी थी, रोड्स फटने लगे और लोग पैनिक में बाहर निकल आए। लेकिन असली तबाही अभी आई नहीं थी। अर्थक्वेक के सिर्फ 50 मिनट के बाद समुद्र के बीच एक ह्यूज सुनामी वेव उठी जो लगभग 14 मीटर ऊंची थी। सोचिए, एक 4-5 मंजिलों का बिल्डिंग जितना पानी फुल स्पीड में लैंड के तरफ आ रहा हो। ये सुनामी कोस्टल टाउन्स को लपेट में लेती हुई सीधा एक जगह तक पहुंची जो था फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। पार्ट 2, द पावर प्लांट। फुकुशिमा डाइची एक मैसिव न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जिसमें 6 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लगे हुए थे। जापान के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता था और इन रिएक्टर्स को सेफ बनाने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी डिजाइन भी की गई थी, जैसे कि अर्थक्वेक सेंसर, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, बैकअप डीजल जनरेटर्स और उनके लिए सेपरेट कूलिंग सिस्टम्स। थ्योरेटिकली कहे तो ये प्लांट एक फोर्ट्रेस था, एक ऐसा फोर्ट्रेस जो किसी भी नेचुरल डिजास्टर को झेल सकता था। लेकिन सुनामी के सामने ये फोर्ट्रेस भी बिखर गया। पार्ट 3, द चेन ऑफ फेल्योर्स। जब ये अर्थक्वेक आया तो रिएक्टर्स के ऑटोमेटिकली शटडाउन हो गए। सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे इसको डिजाइन की गई थी। कूलिंग के लिए बैकअप जनरेटर्स एक्टिव हो गए, सब कुछ कंट्रोल में आ रहा था। लेकिन सुनामी ने सब कुछ बदल दिया। 14 मीटर ऊंची वेव ने प्रोटेक्टिव सी वॉल्स तोड़ दिए और पानी सीधा जनरेटर्स के रूम के अंदर चला गया। बैकअप जनरेटर्स बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई और बिना पावर के कूलिंग सिस्टम भी फेल हो गया। रिएक्टर्स के अंदर टेम्परेचर रैपिड स्पीड में बढ़ने लगी, प्रेशर बिल्ड हुआ और हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई और फिर एक के बाद एक धमाका हुआ। प्लांट के अंदर मैसिव हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुए जिससे बिल्डिंग के छत उड़ गए, रेडिएशन लीक होने लगी और हवा और समुद्र दोनों में। पार्ट 4, द ह्यूमन कॉस्ट। जब डिजास्टर कंट्रोल से बाहर निकल गया तो अथॉरिटीज को तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। इवाकुएशन लगभग 1,60,000 लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा। पूरे एरिया नो गो जोन डिक्लेयर कर दी गई। रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना था कि वो फार्मिंग, फिशिंग और लोकल इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स हो गई। हजारों लोगों को अपने जिंदगी के घर, जमीन और लिविंगहुड्स परमानेंटली खो दिए। साइंटिफिक स्टडी अभी भी ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट अभी भी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। पार्ट 5, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। फुकुशिमा सिर्फ जापान का डिजास्टर नहीं था, ये एक ग्लोबल वार्मिंग थी। इसके बाद दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सेफ्टी पॉलिसी दोबारा रिव्यू की गई। जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स शट डाउन करने की डिसीजन लिए। डजन्स ऑफ कंट्रीज ने अपने रिएक्टर्स के लिए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए और न्यूक्लियर एनर्जी पर ट्रस्ट दोबारा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। जापान जैसे हाईली एडवांस्ड और प्रिपेयर्ड देश भी इस तरह फेल हो सकते हैं, तो फिर वाकई दुनिया कितनी सिक्योर है। फुकुशिमा की कहानी एक रिमाइंडर है कि इंसान कितने भी एडवांस हो जाए, नेचर के एक पल में सब कुछ बदल सकती है। अर्थक्वेक और सुनामी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने सिस्टम को और रेसिडेंट को बनाएं। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस के सोल्यूशन ढूंढ रही है, न्यूक्लियर पावर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लगती है। लेकिन फुकुशिमा हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि न्यूक्लियर एनर्जी एक छोटी सी मिस्टेक एक पूरे मुल्क के लिए कभी ना भूलने वाली ट्रेजेडी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल डाइवुल्ज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई को साथ।